हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 की बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। ये जो 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं ना, आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से एक भी प्रश्न ना छूटे तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये क्लास आपके लिए काफ़ी रामबाण साबित हो सकता है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, प्रश्न क्या करा है कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ जल का परिवहन के लिए, और ऑप्शन बी है भोजन का परिवहन के लिए, और ऑप्शन सी है अम्ल का परिवहन के लिए, और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन का परिवहन के लिए। तो फ्रेंड, ये फ्लोएम जो है ना किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो भोजन का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, एक प्रश्न ये भी पूछे आते कि जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो जल का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 5, और ऑप्शन बी है 4, और ऑप्शन सी है 3, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 6। तो फ्रेंड, मानव हृदय में जो है ना 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न ये करा है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है जैव निम्नकरणीय, और ऑप्शन बी है अजैव निम्नकरणीय या फिर अक्रिय, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है पर्यावरण। तो फ्रेंड, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अजैव निम्नकरणीय पदार्थ कहते हैं। साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, प्रश्न क्या कराए कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया पारगम्य झिल्ली, और ऑप्शन बी है अपारगम्य झिल्ली, और ऑप्शन सी अर्धपारगम्य झिल्ली, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, ये कोशिका झिल्ली जो है ना दोस्तों अर्धपारगम्य झिल्ली है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? तो पेड़ पौधे की कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, प्रश्न क्या कराए कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया मेरुरज्जु में, और ऑप्शन बी है मस्तिष्क में, और ऑप्शन सी है पेशी ऊतक में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, ये प्रतिवर्ती चाप कहाँ पे बनते हैं? तो मेरुरज्जु में बनते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराएगी। वन संरक्षण का क्या उपाय है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है नए वृक्षारोपण, या फिर और ऑप्शन बी है वनों की कटाई पर रोक, और ऑप्शन सी है जनसंख्या वृद्धि पर रोक, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो फ्रेंड, वन संरक्षण का क्या क्या उपाय होते हैं? नए वृक्षारोपण, और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है वनों की कटाई पर रोक, और ऑप्शन सी है जनसंख्या वृद्धि पर रोक, यानी कि ये सभी है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हरे पौधे, और ऑप्शन बी है मेढक, और ऑप्शन सी है ग्रासहोपर, और ऑप्शन डी में आपका दिया सर्प। तो फ्रेंड, ये जो हरे पौधे होते हैं ना उत्पादक होते हैं,
ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे हरे पौधे को कौन खाते हैं, तो ग्रास होपर खाते हैं। और ये ग्रास होपर क्या हो गए, प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। और दोस्तों ये ग्रास होपर को कौन खाते हैं, तो मेढक खाते हैं। और मेढक को कौन खाते हैं दोस्तों, सर्प खाते हैं। तो यहाँ पे हरे पौधे क्या हो गए, आपका उत्पादक हो गए। और यहाँ पे ग्रास होपर क्या हो गए दोस्तों, ये आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। और ये जो मेढक हो गए ना, मेढक आपका क्या हो गए दोस्तों, द्वितीय उपभोक्ता हो गए। और ये जो सर्प हो गए ना, सर्प यानी कि सांप तृतीय उपभोक्ता हो गए। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या करा है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया उपचयन अभिक्रिया, और ऑप्शन बी अपचयन अभिक्रिया, और ऑप्शन सी है संयोजन अभिक्रिया, या फिर विस्थापन अभिक्रिया। तो फ्रेंड भोजन का पचना जो है ना, यह एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जो है ना भूमिगत जल का उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ नदी, और ऑप्शन बी है कुआं, और ऑप्शन सी है तालाब या फिर समुद्र। तो फ्रेंड यहाँ पे जो भूमिगत जल का उदाहरण है ना कुआं है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि पादप को खाने वाले जीव को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया शाकाहारी, और ऑप्शन बी है मांसाहारी, और ऑप्शन सी है सर्वाहारी, या फिर इनमें से सभी। तो फ्रेंड पादप को खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो सिर्फ और सिर्फ मांस को खाता है तो उसे हम लोग मांसाहारी कहते हैं। और जो मांस और यहाँ पे सब कुछ खाते, कहने का अर्थ है कि मांस खाते हैं, साग सब्जी खाते, सब कुछ खाते, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वाहारा कहते हैं। साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि मृत शरीर का पाचन करने वाले जीव को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया उत्पादक, और ऑप्शन बी है अपघटक, और ऑप्शन सी है स्वपोषी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सर्वाहारा। तो फ्रेंड मृत शरीर का पाचन करने वाले जीव को क्या कहते हैं, वही आपको बताना है। तो अपघटक कहते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कराए कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया टीबी, और ऑप्शन बी है मधुमेह, या फिर एनीमिया, और ऑप्शन सी है उच्च रक्तचाप। तो फ्रेंड रक्त में आयरन की कमी से जो रोग होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनीमिया रोग कहते हैं, यानी कि यहाँ पे इसी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह नामक रोग होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि पौधों में टैनिन कहाँ संचित रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया पत्ती में, और ऑप्शन बी है छाल में, और ऑप्शन सी है जड़ में, और ऑप्शन डी में आपका दिया फूल में। तो फ्रेंड पौधों में जो टैनिन संचित होता है ना, कहाँ पे संचित होता है, यानी कि टैनिन क्या होते हैं दोस्तों, पेड़ पौधे का उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। और ये कहाँ संचित होता है, तो ये छाल में संचित होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कराए कि अफ्रीका मानव का सबसे निकट संबंधी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया चिंपैंजी, और ऑप्शन बी है गोरिल्ला, या फिर बंदर, और ऑप्शन सी है गिलहरी। तो फ्रेंड अफ्रीकी मानव का जो सबसे निकट संबंधी है ना, चिंपैंजी है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि भ्रूण का विकास होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया गर्भाशय में, और ऑप्शन बी है फेलोपियन नलिका में, और ऑप्शन सी है नाड़ी की योनि में, या फिर ग्रीवा में। तो फ्रेंड भ्रूण का जो विकास होता है ना, कहाँ पे होता है, तो गर्भाशय में होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो श्वासोच्छ्वास कहते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, तो जाइगोट कहते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि माँ के रुधिर से किसे पोषण मिलता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि माँ के रुधिर से किसे पोषण मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे भ्रूण को या फिर गर्भाशय को, और ऑप्शन सी ग्रीवा को या फिर शुक्राणु को। तो फ्रेंड माँ के रुधिर से जो है ना भ्रूण को पोषण मिलता है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि शुक्राणु का मोचन कहाँ पे होता है, तो विल्सन में होता है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न ये करा है कि मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया गर्भाशय में, और ऑप्शन बी अंडाशय में या फिर योनि में, और ऑप्शन डी में आपका दिया फेलोपियन नलिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव मादा में निषेचन कहाँ पे होता है, तो फेलोपियन नलिका या फिर फेलोपियन ट्यूब में होता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या करा है कि मनुष्य में गुणसूत्र है, मतलब यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य में गुणसूत्र कितनी जोड़ी पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 23 जोड़ी या फिर 25 जोड़ी, और ऑप्शन सी 10 जोड़ी या फिर 20 जोड़ी। ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य में गुणसूत्र कितनी जोड़ी पाई जाती है, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 यानी कि 46 जोड़ी होती है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या करा है कि खुला परिसंचरण तंत्र कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया मनुष्य में, और ऑप्शन बी है घोड़ों में या फिर कॉकरोच में, और ऑप्शन डी है स्त्री में। तो फ्रेंड ये खुला परिसंचरण तंत्र जो है ना कहाँ पे पाए जाते हैं, तो कॉकरोच में पाए जाते हैं, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों ये कॉकरोच को हम लोग क्या कहते हैं, तिलचट्टा के नाम से भी जानते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रश्न। ये भी प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। प्रश्न एक रहा है कि विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया एड्स या फिर बेरी, और ऑप्शन सी है घेंगा या फिर मधुमेह। तो फ्रेंड जब शरीर में विटामिन बी का कमी हो जाता है ना, तो कौन सा रोग होता है, बेरी नामक रोग उत्पन्न होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे आते कि शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह नामक रोग होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या करा है कि कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया एडीपी में या फिर एटीपी में या फिर टीडीपी में या फिर पीडब्ल्यू में। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है, तो एटीपी के रूप में संचित रहता है। और दोस्तों एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए क्या कराए कि ओजोन परत पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है वायुमंडल की ऊपरी सतह में, और ऑप्शन बी है वायुमंडल की यहाँ पे देखिएगा निचली सतह में है, और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है वायुमंडल की ऊपरी सतह में या फिर दोनों में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये ओजोन परत जो है ना दोस्तों वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत होती है, यानी कि सबसे ऊपर यही परत पाए जाते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये ओजोन परत से कौन सा रोग होता है, तो त्वचा में कैंसर होता है। और दोस्तों ये जो ओजोन परत होते हैं ना परावैंगनिक किरण से रक्षा प्रदान करता है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि मनुष्य में नर जनन अंग निम्न में से कौन है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य में नर जनन अंग कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे विल्सन, और ऑप्शन बी है शुक्रवाहिका, और ऑप्शन सी है मूत्र मार्ग या फिर ये सभी। तो फ्रेंड मनुष्य में जो नर जनन अंग है ना विल्सन है, और शुक्रवाहिका भी है, और यहाँ पे मूत्र मार्ग भी है, यानी कि ये सभी है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण। ये भी प्रश्न क्या करा है कि पराबैंगनी किरण से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पराबैंगनी किरण से कौन सा रोग होता है। तो आपको अभी भी बताए कि त्वचा में कैंसर होता है, यानी कि त्वचा कैंसर होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे अलग होकर बाहर निकलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है हरित लवक से या फिर जल से, और ऑप्शन सी है ताना से या फिर खनिज से। तो फ्रेंड प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो है ना जल से बाहर निकलता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस का उपयोग होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि किस क्रिया के फलस्वरूप हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया उत्सर्जन, और ऑप्शन बी है शोषण, और ऑप्शन सी है किण्वन या फिर परिवहन। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये उत्सर्जन क्रिया के फलस्वरूप हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है। और दोस्तों शरीर का उत्सर्जी अंग कौन है। तो वृक्क है, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रहणी भाग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मुख्य गुहा का, और ऑप्शन बी है अमाशय का या फिर छोटी आंत का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है बड़ी आंत का। तो फ्रेंड ये ग्रहणी भाग जो होते हैं ना, ये किसका भाग होता है वही आपको बताना है, ठीक है। तो ये छोटी आंत का भाग होता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि प्रीमियम प्रश्न है। प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, यानी कि जरूरी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको प्रकाश संश्लेषण, और ऑप्शन बी है वाष्पोत्सर्जन या फिर शोषण, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ चलन। तो फ्रेंड ये शोषण क्रिया जो है ना सभी जीवों के लिए जरूरी है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों शोषण में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जाता है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सुंदरलाल बहुगुणा, और ऑप्शन बी है एम एस स्वामीनाथ या फिर महात्मा गांधी जी, और ऑप्शन बी में ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो फ्रेंड चिपको आंदोलन के जो अग्रणी नेता थे ना सुंदरलाल बहुगुणा थे, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुआ था। तो उत्तराखंड राज्य से हुआ था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कराए कि ग्रीन हाउस गैस है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको ऑक्सीजन का या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का या फिर हाइड्रोजन गैस का, और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो फ्रेंड ये ग्रीन हाउस गैस जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये वायुमंडल में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना प्रतिशत पाए जाते हैं। तो 0.03% पाए जाते हैं। और दोस्तों वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैस पाए जाते हैं ना लगभग 21% पाए जाते हैं। और दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, 78% पाए जाते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि वर्षा जल का संचयन क्या कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया तालाब, और ऑप्शन बी है कुआं, और ऑप्शन सी है जल प्रबंधन, और ऑप्शन डी में आपका है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड वर्षा जल का संचयन क्या कहलाता है। तो जल प्रबंधन कहलाते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ जनन ग्रंथि को, और ऑप्शन बी है पीयूष ग्रंथि को या फिर किडनी को, और ऑप्शन डी में आपको दिया फेफड़ा को। तो फ्रेंड शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को जो है दोस्तों मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि रक्षी कोशिका कहाँ पाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्षी कोशिका कहाँ पाई जाती है। तो पत्तियों में रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। और दोस्तों मतलब पेड़ पौधे के पत्तियां हरे किसके कारण से दिखाई पड़ते हैं। तो क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक के कारण से दिखाई पड़ते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया संयोजन क्रिया के द्वारा या फिर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और ऑप्शन सी है अपघटन के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है प्रकृति में ऑक्सीजन का जो संतुलन बना रहता है ना प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बना रहता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस का उपयोग होता है, तो CO2 गैस का उपयोग होता है। और दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा कौन सा गैस बाहर निकलती है, तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कराए कि निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे केचुआ या फिर कुत्ता, और ऑप्शन सी बिल्ली, और ऑप्शन डी में आपको दे बकरी। तो फ्रेंड यहाँ पे जो उभयलिंगी जंतु है ना केचुआ है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि किस अंग मतलब केचुआ जो होते हैं ना किस अंग से शोषण करता है, तो त्वचा से शोषण करता है, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि लाड़ में कौन सा एंजाइम पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे लाइपेज, और ऑप्शन बी है गैस्ट्रिन या फिर टाइलिन, और ऑप्शन डी है पेप्सिन। तो फ्रेंड है लाड़ में जो है दोस्तों टाइलिन एंजाइम पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको टिहरी बांध, और ऑप्शन बी है भाखड़ा बांध, और ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड सबसे ऊंची बांध जो है दोस्तों टिहरी बांध है। और दोस्तों ये टिहरी बांध किस नदी पे स्थित है, तो भागीरथी नदी पर स्थित है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है, तो सतलज नदी पर स्थित है, साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको जड़ से या फिर रंध्र से, और ऑप्शन सी है तना से या फिर टहनी से। तो फ्रेंड पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होते हैं ना किससे होते हैं, वही आपको बताना है। तो रंध्र से होते हैं। और दोस्तों ये रंध्र जिसको हम लोग स्टोमाटा भी कहते हैं, और दोस्तों ये रंध्र कहाँ पे पाए जाते हैं, तो पेड़ पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं, यानी कि पेड़ पौधे की पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसी को हम लोग रंध्र कहते हैं। इसी के द्वारा वो गैसों का आदान प्रदान करता है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है क्लास 10 के बायोलॉजी के पूरे नीचे और यहाँ पे जीव शास्त्र के यहाँ पे 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक एग्जाम में जो है ना ये 40% में से 100% काफ़ी सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा। अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद यहाँ पे आप कमेंट करके बताइएगा कि ये 40% में से आपको पहले से कितना % का सही और सटीक आंसर याद था। इसका जवाब जो है ना आपको इसी वीडियो में कमेंट करके बता देना है, ठीक है। और दोस्तों इनके साथ साथ ये SW यानी कि होमो क्वेश्चंस का आंसर भी आपको इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है कि वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका देगा 4 या फिर 3, और ऑप्शन सी है 5 या फिर 6। ये भी प्रश्न जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर जो भी लगता है ना तो जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में, आप फटाफट से जो है ना कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अब तक नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पे सिंपली मेरा व्हाट्सएप नंबर को लीजिए 6206076569, ठीक है। सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे फ़ायदे मिलेंगे आपको, डेली ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, और इनके साथ साथ PDF डाउनलोड करने का लिंक मिलेंगे, और दोस्तों इनके साथ साथ यहाँ पे क्लास का भी लिंक मिलेंगे, और यहाँ पे इनके साथ साथ दोस्तों न्यूज़ का भी लिंक मिलेंगे, यानी कि यहाँ पे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स होने वाला है। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िएगा दोस्तों, और इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जरूर शेयर कीजिएगा। जितना भी आपका फ्रेंड सर्किल है इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले 2023 में, अगर आप चाहते हैं कि काफ़ी अच्छे मार्क्स लाए तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए 480+ मार्क्स लाने के लिए, और क्लास को रेगुलर कीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।